जैन साथ साथ बात करते हैं आज अपना 10वीं क्लास का पहला चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन। भाई मैंने क्लास में तो कंप्लीट करवा दिया, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो पढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर बार करता हूँ एक कोड लिखता हूँ छोटा सा, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं, फिर सोचते हैं। मंजिल तो तेरी यही थी, मान ले कोई कब्रिस्तान थी, कब्रिस्तान के बाहर ये लिखा हुआ था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। तो कहने का मतलब ये है, इतनी दुनियादारी में पढ़ना की कोई जरूरत नहीं है ना। अपना आप से मतलब रखो, पढ़ाई लिखाई करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। चलो कोई बात नहीं, अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेट्स स्टार्ट। टेस्ट कहाँ है अपना, देखो बड़ा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल हैं जो अपनी दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं, मतलब अपने आसपास काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जब अपन गर्मियों के दिनों में दूध को सुबह से शाम तक खुला छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, या रात में खुला छोड़ देते हैं, या उसमें जामुन डाल देते हैं, जैसे भाषा में जामुन क्या वहां, वैसे हम छाछ का थोड़ा सा छाछ डाल देते हैं थोड़ी सी, तो वो खराब हो जाता है, मतलब दही जम जाती है। मतलब दूध का दही में चेंज होना, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, क्या रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे अपन खाना खावा तो डाइजेशन हो जाता है, मतलब पच जाता है, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे अंगूर का किण्वन होना, यानी अंगूर के अल्कोहल बनाना, शराब बनाना, क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? जैसे अपन खाने को सुबह बनाकर खुला छोड़ देना, बाहर छोड़ देना, या 1-2 दिन छोड़ देना, वो खराब हो जाता है, बुझ जाता है, मतलब फफूंद जम जाते हैं उनके ऊपर। तो ये जितने भी एग्जाम्पल ये अपन दैनिक दिनचर्या में काम आते हैं। जैसे श्वसन करना, अपन श्वसन करते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपने इसमें दे रखा है किताब में, एनसीईआरटी किताब में। अपन को एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। क्या लेना है बेटा? मैग्नीशियम का रिबन। मैं डेरिवेशन नहीं लिख पाऊंगा, बेस्ट मैं शॉर्टकट में मेन मेन जो चीज है उनको कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल समझाऊंगा, यहाँ तक कि प्रॉपर रूप से प्रैक्टिकल कर विद प्रैक्टिकल कर समझाऊंगा। जितनी भी सामग्री मेरे पास है मौजूद है उससे मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो पहला एक्टिविटी है, पहला क्रियाकलाप बेटा अपने पास है कि अपने पास एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं। मान लो सपोज करो कि अपने पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मतलब मैग्नीशियम का टुकड़ा है। इसका टुकड़ा है मैग्नीशियम का टुकड़ा। यहाँ पर नीचे अपने पास एक गैस है। क्या है बेटा? ये गैस है, ठीक। ये गैस इसे नीचे जला दिया तो ये जल रहा है। मैग्नीशियम का रिबन बेटा ये क्या जल रहा है। जलने के बाद जब भी इसमें से लो निकलेगी, जो यहाँ से आंच निकलेगी, जो अपने देसी भाषा में भाई मेवाती में आंच के वहां है ना, आंच के वहां, वो कैसे कलर की रहेगी? भूरे रंग की रहेगी। किसकी रहेगी? भूरे रंग की। और जो चूर्ण मिलेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो बाद में राख बनेगी, जो अपन राख के वहां देसी भाषा में, वो मिलेगा बेटा श्वेत कलर का, यानी सफेद कलर का। कैसा? सफेद कलर का। चलो कोई बात नहीं, अब अपने इस रिएक्शन को करके देखते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है अपने पास। अपने पास क्या बेटा? एक मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। इसको जला रहे हैं। अब हमें से जब भी आग लगेगी, कभी भी किसी में भी अपन आग लगाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगेगी। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या करते हैं अपन? इसको जलाते हैं। मैग्नीशियम की रिबन है, तो अपन किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑटो की उपस्थिति में। और यहाँ बन गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये मत सोचना कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, मतलब संतुलित है या असंतुलित है, अपन बाद में करेंगे, ये भी सीखेंगे सब कुछ। लेकिन पहले इस एग्जाम्पल को वैसे समझते हैं। चलो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ है 2 और यहाँ 2 mg। मैग्नीशियम का परमाणु कितने? 2। मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन का 2 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। तो ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी। अच्छा देखो, इसमें अब इसमें क्या पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। तो सेकंड नंबर पे जो अपना क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इतना होगा, ठीक है। इसको यही लिख रहे हैं, तो अपन दूसरी करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है, जो सेकंड एक्टिविटी अपने क्रियाकलाप है वो दे रखा है बेटा कि हमारे पास जिंक के टुकड़े हैं। कुछ किसके टुकड़े हैं? जिंक के टुकड़े। तो अपने पास किसके टुकड़े हैं भाई? ये जिंक है अपने पास। प्लस में जिंक के टुकड़े लिए एक फ्लास्क में, एक कांच की एक छोटी सी क्या कहते हैं फ्लास्क में अपन ने जिंक के टुकड़े लिए, उसमें फिर डाला है अपन ने H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे H2SO4, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसको H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी अम्ल होता है, और अम्ल हमेशा क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। चलो कोई बात नहीं। जिंक के टुकड़े लिए, उसमें अपन ने डाला है H2SO4,
क्लियर? क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस में कौन सी गैस निकल रही है बाहर? हाइड्रोजन गैस। कौन सी बेटा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये तो हो गया उनके पास रिएक्शन। अब कैसे पता चला है कि अपन को ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या नहीं है? तो क्या होता है कि अपन को कुछ जो दो तीन बिंदु होते हैं उनमें चेंजिंग मिलती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे उसके ताप में परिवर्तन, जैसे जब रिएक्शन होती है तो उसमें गैस निकलती है, गैस उत्सर्जित होती है। जैसे यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है बेटा। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब इसको जो ये क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, जो एक्सपेरिमेंट है, इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। तो अपने पास ये है एक ग्लास कांच का। इसमें अपन क्या करेंगे? पहले तो डालेंगे जिंक के टुकड़े। किसके बेटा? जिंक के टुकड़े। अच्छा सुनो, ये अपने पास जिंक के टुकड़े दिख रहा है? नहीं दिख रहा? ले दिख जाएगा भाई। ये जिंक के टुकड़े, ठीक है। अच्छा, इसमें से इसको खोलते हैं और इसमें डालते हैं, है ना? और भाई सभी पढ़ेंगे, पढ़ना सभी को है, डेली अपनी क्लास आएगी। तो ये अपने पास कुछ जिंक के टुकड़े हैं, मैं इसको तुम्हें दिखा दूं। ये अपने पास जिंक के टुकड़े हैं, इसको मैंने इस बर्नर में डाल दिया। देखो 3 जिंक के टुकड़े ये डाल दिया। इसके बाद अपने पास है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। दिख रहा है? दिख गया बेटा? क्या? सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ये वाला। ये जिंक का टुकड़ा मैंने ये ले लिया, इसमें H2SO4 ये रहा अपने पास। अब इसको इसमें डालते हैं, ये हो गया ओपन। तो प्यार बच्चों, ये देखो बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम डालते हैं किसमें? फ्लास्क में। फ्लास्क में हमारे पास है जिंक के टुकड़े 3-4। तो ये मैंने इसमें इसको डाल दिया। देखो बेटा, ये मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया, लेकिन अब तुम देख रहे होगे थोड़े थोड़ा सा रंग, कलर चेंज हो रहा है इसका। हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है और बुलबुले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बुलबुले। अगर मैं इसको टेम्परेचर देखूं, हाँ गंध भी आने शुरू हो गई है, मतलब इसमें वो आ रही, गंध आ रही है। मतलब ऐसा आ रही कि एक अजीब तरीके से महक आ रही है, जिसको अपन गंध कह रहे हैं। तो आपको भी शायद आ रही होगी, चेक करके देखो। अच्छा देखो, कोई बात नहीं। इसमें है जिंक के टुकड़े। देखो, ये देखो, इसमें अब व्हाइट कलर का पानी होने लग गया है, मतलब इसका रंग है वो चेंज होने लगा है। इसकी टेम्परेचर भी चेंज हो गया है, मतलब ये थोड़ा हल्का से गर्म होने लग रहा है, हल्का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसमें से बू भी आ रही, गंध आ रही है। तो कहते हैं कि अब इससे क्या पता चलता है बेटा? अपन को इससे पता चलता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई बात समझ में? देखो तो मैं और दोबारा दिखा दूं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा? रासायनिक रिएक्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा। तो हमने ये जो रिएक्शन थी इसका प्रैक्टिकल क्या है? Zn मतलब हमारे पास जिंक के टुकड़े थे, उस पास H2SO4 मतलब जिंक सल्फेट था, और रिएक्शन के बाद अपने को प्राप्त हुआ हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट, और बाहर जो निकली थी वो थी हाइड्रोजन गैस। जो इसमें से गैस निकल रही है उसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा? ये देखो, अब इसको मैं रख देता हूँ और बाद में चेक करते हैं क्लास के बाद में, यानी कि लगभग 1 घंटे बाद इसको और देखते हैं क्या होता है। इसको मैं रखता हूँ यहीं पर। यह हो गया अपना प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट अपन कर ली, क्रियाकलाप नंबर फर्स्ट हो चुका। अब अपन आगे चलता है। अच्छा, इसमें अपन को पता ये चला है कि इसको करने के बाद एक बार दोबारा बता दो, इसमें जब अपन ये रिएक्शन की थी प्रैक्टिकल किया था, तो इसमें क्या हुआ था कि उसकी अवस्था चेंज हो गई, रंग में परिवर्तन हो गया, उसमें से बाहर उष्मा निकली, ऊर्जा निकली, मतलब, और उसमें एक गैस निकली जिसको अपन हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ये सब जो बिंदु है ये बताते हैं कि इसमें मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या हुई है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। अब स्टार्ट करते हैं अपन रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है। अच्छा, इसको देखो कैसे लिखते हैं। जिसे मैं कह रहा हूं, मेरे पास है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ब्लैक कलर से Mg प्लस में O2 बराबर में है 2MgO। अच्छा, ये रहने दो, ठीक है। अनबैलेंस है बेटा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको हम बता देंगे संतुलित और असंतुलित कैसे होती है। देखो, सिंपल सी बात यह है कि इसमें और पास क्या होता है कि अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद।
अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड लिखता है। किस तरफ? लेफ्ट साइड, मतलब उल्टा हाथ की तरफ क्या लिखा जाता है? अभिकारक। और सीधा हाथ की तरफ लिखा जाता है उत्पाद। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ ये लिख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा अभिकारक। क्या कहता है? अभिकारक। और जो लेफ्ट सीधे हाथ की तरफ लिख रहे हैं, इसको कहते हैं बेटा उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब बाईं ओर जो लिखे जाएंगे उसको कहेंगे अपन अभिकारक, सीधे हाथ की तरफ जो लिखे जाएंगे वो हमेशा कहेंगे दाईं ओर लिखे जाएंगे वो उत्पाद। जो अभिकारक होते हैं इन्हों को कहता है, इनको लिखता है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। और जो क्या कहते हैं सीधे हाथ की तरफ लिखे जाता है RHS मतलब राइट हैंड साइड। अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्रोडक्ट, और इंग्लिश में कहते हैं इसको रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन लिखते हैं अपन, केमिकल इक्वेशन जब भी लिखा जाएगा तो उसमें एक अभिकारक रहेंगे, मतलब उल्टा हाथ की तरफ अभिकारक और सीधे हाथ की तरफ क्या रहेंगे? उत्पाद। क्लियर है बात? तो यहां से आगे चलते हैं एक और बिंदु। अभिकारक में हमेशा जब भी अभिकारक लिखा जाएगा इनके बीच में प्लस का निशान आएगा। किसका निशान आएगा बेटा? प्लस का निशान। किसका? प्लस का निशान। इसमें प्लस का निशान। और जब भी उत्पाद लिखा जाएगा, एक से अधिक उत्पाद बनेंगे तो उसके बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। किसका आएगा बेटा? प्लस का निशान। ठीक है, क्लियर है बात? अगर मान लिया यहाँ पर और कोई उत्पाद बन रहा है, मान लिया हाइड्रोजन गैस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा एक और है, हमेशा जो तीर का निशान रहेगा ये किस तरफ रहेगा? उत्पाद की तरफ। इन दोनों अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान आएगा, और ये किसकी तरफ रहेगा? डायरेक्शन किसकी तरफ दिखाएगा? उत्पाद की तरफ। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ये है कि मान लें जब भी प्रोडक्ट बनेगा उनके पास, ये प्रोडक्ट है बेटा, ये क्या है? प्रोडक्ट। और ये है रिएक्टेंट। इसको कहते हैं बेटा हिंदी में अभिकारक, दोबारा लिख दूं मैं, और हिंदी में इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। क्लियर है बात? इसको प्रोडक्ट इंग्लिश में, इसको रिएक्टेंट। अब देखो, जब भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद अपन इसको अब जो अपने इसके अवस्था दर्शाएंगे, यानी ठोस बना है, द्रव बना या गैस बना है, तो उसके लिए जो सिंबल है, अगर मान लो ठोस है, मान लो सॉलिड है, तो लिखेंगे पीछे स्मॉल एस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? स्मॉल एस। जैसे मान ले मैं यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? स्मॉल एस। अगर सॉलिड है, ठोस है, याद रखना ठोस होना चाहिए। अगर मान ले लिक्विड में बना है कोई, मतलब लिक्विड में मान ले जल वाल बना है, एल्कोहल बना है, तो अपन लगाएंगे स्मॉल एल। क्या लगाएंगे बेटा? स्मॉल एल। और अगर लिक्विड भी नहीं बना है, गैस बना है, तो यहाँ लगाएंगे पीछे क्या? स्मॉल जी। क्लियर है बात? क्लियर ना? ठोस बनाए तो स्मॉल एस, ठोस बनाए तो स्मॉल एस, लिक्विड बनाए तो स्मॉल एल, और गैस बनाए तो स्मॉल जी। अगर मान लीजिए तीनों में से कोई नहीं बना, मतलब जल में बनाए कोई पदार्थ, जल में, जल उसमें मिक्स है, तो लगाएंगे एक्यू, मतलब एक्वा। तीन बात समझ में आ गई चारों? दोबारा बता रहा हूं मैं। ठोस के लिए एस, द्रव के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी, और अगर जल में कोई पदार्थ बना है, जल उसमें मिला हुआ है, तो स्मॉल एक्यू यानी एक्वा। क्लियर है बात समझ में? संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें जो पहला एग्जांपल अपना एनसीईआरटी किताब में वो ये दे रखा है, जो अपन पहले क्या था, जिसका प्रैक्टिकल क्या था, यानी यानी बेटा Zn प्लस में H2SO4, Zn प्लस में H2SO4 क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, ठीक है। Zn प्लस में H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में कौन सी गैस निकल रही बाहर? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही? हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम देखते हैं कि बैलेंस है या अनबैलेंस है, यानी संतुलित है या असंतुलित है। अब याद रखना, अगर मान लो असंतुलित अभिक्रिया है, उसको कहते हैं बेटा कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं? अगर रासायनिक अभिक्रिया उनके पास असंतुलित है उसको कहते हैं कंकाली, और अगर संतुलित है उसको कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको देखते हैं, तो देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं हर किसी, तो इसमें लिखना है ऊपर अभिक्रिया में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, नहीं अभिक्रिया में उपस्थित तत्व कौन कौन से। एक तो जिंक है बेटा, कौन सा है? जिंक लिखो यहाँ। एक हाइड्रोजन है, क्या है अपने पास? हाइड्रोजन। एक सल्फर है, क्या है? सल्फर। और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये चारों मैंने लिख दिए। अब यहां पर अभिकारों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, अभिकारकों में नोट्स बेटा शॉर्टकट बना लेना, ठीक है। अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या तुम्हारे समझ में आनी चाहिए बस।
ठीक, इसके बाद उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या। क्लियर। देखो अभिक्रिया में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है भाई, ये हमारे पास अभिकारक है। क्या है बेटा, अभिकारक। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये अभिकारक है। अभिकारक में Zn की संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पे एक। Zn जो परमाणु है, नहीं Zn जो तत्व है उसकी परमाणु की संख्या बेटा एक है। तत्व बड़े होते हैं, परमाणु छोटे होते हैं। एक तत्व में परमाणु की संख्या होती है बेटा, मैंने लिख दिया जैसे H2, तो इनमें परमाणु की संख्या 2 है। कितने, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी, 2। और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, तत्व बेटा। ऐसे जिंक यहाँ पे तत्व, और जिंक के परमाणु की संख्या कितनी बेटा, यहाँ पर 1। ठीक है, ये मैंने 1 लिख दी। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2। सल्फर की परमाणु की संख्या कितनी है, 1। ये 4 है, हमेशा ये इसके साथ गुणा है, ऑक्सीजन के साथ, इसके साथ गुणा नहीं है। यहाँ पर सल्फर तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 4 है, क्योंकि 4 ओनली फॉर ओनली किसके साथ गुणा है, ऑक्सीजन के साथ गुणा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4। क्लियर है बात। अच्छा यहाँ देखो, फिर दोबारा यहाँ देखो, जिंक उत्पादन देते हैं, जिंक की मतलब जिंक परमाणु संख्या 1, सल्फर की परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितने दे रखे बेटा, 4। ये 4 ऊपर लिखता हूं, दिख नहीं रहा, ये लेवल 4। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी बेटा, यहाँ पर 2। अब यहाँ पे मिला के देखो, कंपेयर करो, यहाँ पर अभिकारक में और उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं इनकी संख्या समान है। क्या है बेटा, बराबर है। क्या है, बराबर। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। क्या है बेटा, संतुलित। ये रासायनिक समीकरण कैसे है, संतुलित। अगर ये रासायनिक संतुलित मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया थी अपने पास, अगर ये संतुलित नहीं होती तो अपन इसको संतुलित करते हैं, जिसके लिए अपन पास एक विधि दे रखी है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। अच्छा, इस विधि से पढ़ने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर दूं। अपन ने कक्षा 9 में 9th क्लास में, भाई 9वीं में पढ़ा होंगे जब तो 10वीं में आया। 9वीं में जब पढ़ी होगी बात कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में उसका द्रव्यमान बनने से पहले यानी अभिकारक और उत्पाद में हमेशा बराबर होता है, और द्रव्यमान को न ही तो उत्सर्जित किया जाता और न ही उसका विनाश किया जा सकता। कहने का मतलब द्रव्यमान को न ही तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही उसका विनाश किया जा सकता। ये बात कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा, इसीलिए अपने इसमें जो अभिकारक है, यहाँ पर जितने भी अभिकारक में जो परमाणु है, जैसे Zn का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, और सल्फर का परमाणु 1 है, ऑक्सीजन परमाणु 4 है, इतने ही परमाणु आने चाहिए कहां पर, उत्पाद में। जब भी अपनी इक्वेशन बैलेंस होगी और जब भी वो पालन करेगी किस नियम का, द्रव्यमान संरक्षण नियम का। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सिंपल सी बात यह है, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा ये होगी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, और इसे कहते हैं अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तुम्हारे सामने है। क्लियर है बात। ठीक है, आगे चले भाई। मैं अपन असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, और उसके लिए कौन सी विधि लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल। उस विधि को लगाने से पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल जो अपने एनसीईआरटी किताब में दे रखा है। एग्जाम्पल कौन से दे रखा है, पहले ऊपर लिख देते हैं, हेडिंग लाइन डालते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो बेटा क्या होता है कि हमारे पास एक एग्जांपल है एनसीईआरटी किताब में, Fe प्लस में H2O, अगर फेरस Fe प्लस में H2O, और यहाँ लिख रखा प्रोडक्ट जो बन रहा है Fe2O3 और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये क्या निकल रही है बाहर, क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगली बात सुनिए। अच्छा देखो यहाँ क्या है, फेरस है। क्या है, फेरस। फेरस मतलब आयरन। क्या है, आयरन। आयरन मतलब लोहा। सिंपल सी बात है, देसी भाषा में लोहा क्या वहां जाए। अच्छा देखो, इसको अपन को बैलेंस करना है। क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ये अब फिलहाल असंतुलित रासायनिक समीकरण है, और बैलेंस करने के लिए कौन सी विधि लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल विधि में क्या है, 6-7 नियम है, रूल है। तो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, ऐसे क्रम वाइज पढ़ते रहेंगे जितने भी है। तो फर्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, अब याद रखो मैं हिंदी में लिखवा नहीं रहा, ठीक है, मेरे वर्षन मैंने तो मैं लिखवा दी नोट्स में।
तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा और अपनी इक्वेशन है वो लिखूंगा, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो भी हमारे पास अभिकारक है, उत्पाद है, यानी जो भी परमाणु तत्व है, उनके चारों तरफ अपन क्या लगाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर Fe, ये मैंने बॉक्स बना दिया, प्लस का जल H2O। अच्छा, इसका पूरा नाम फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है बेटा, फेरिक ऑक्साइड, मैं लिख देता हूँ, ये लो भाई, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। ये फेरस है, Fe प्लस में H2O, बॉक्स बना दिया ना। इसके बाद Fe2O3, ये लो, ये बॉक्स बन गया। और हाइड्रोजन गैस, ये लो, गैस के लिए हमेशा, हाँ ये बात, और ये सिंबल और बता बेटा, जब ये तीर का निशान ऊपर की साइड लगेगा, जब एरो का निशान ऊपर की साइड दिखाएगा दिशा, तो इसका मतलब है गैस बन रही है। क्या बन रही है, गैस। और अगर मान लिया तीर का निशान ये डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाए, तो इसका मतलब यह है बेटा ये अवच्छेद का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण, अवच्छेद का। आई बात सही है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये समझ जाना, ऊपर की तरफ है तो गैस, नीचे की तरफ अवच्छेद बन रहा है। ये रूल नंबर फर्स्ट होगा। रूल नंबर फर्स्ट में कहता है, रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जो भी हमारे पास तत्व हैं, अभिकारक में है या उत्पाद में, उन सबके चारों तरफ क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये अपने पास कंप्लीट। पहले हाँ, रूल नंबर सेकंड बेटा ये कहता है कि इन सभी तत्वों की सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी। सभी की परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या। तो रूल नंबर सेकंड, सॉरी भाई, क्या दिमाग से निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो रूल नंबर सेकंड कहता है बेटा इन सभी तत्वों की सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, वही अभी बनाए थे, जो अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों की संख्या। भाई शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना। अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों की संख्या, यहां लिखना अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मतलब LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और यहां उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, मतलब RHS। क्लियर ये बात, आगे बात समझना। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, अभिकारक में उपस्थित संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी, तत्वों की संख्या। तो इसमें एक फेरस है, क्या है बेटा, फेरस, ये Fe। हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा देखो, इसमें रिएक्टेंट देखो, अभिकारक देखो, मैंने पहले बताया था अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन से। भाई सीधी सिंपल बात यह है, जो अपना उल्टा हाथ की तरफ लिखा जाओ वह तो हाँ अभिकारक, और जो सीधे हाथ की तरफ लिखा जाओ वो हाँ उत्पाद, है ना, देसी भाषा में बातें में। सीधे हाथ की तरफ उत्पाद, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट। उल्टा हाथ की तरफ अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहता है रिएक्टेंट। क्या कहता है, रिएक्टेंट। भाई जितने भी इंग्लिश के टर्म आएंगे उनमें बता दूंगा, जो ना हो उनमें छोड़ दूंगा, ठीक है। इंग्लिश अपनी अच्छी नहीं है, सीधी सिंपल बात यह है। अच्छा देखो, कोई बात ना, अभिकारक में परमाणु की संख्या देखते हैं। तो यहाँ फेरस की संख्या कितनी है, फेरस की परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पर 1 है। क्लियर है बात। अच्छा यहाँ पे देखो भाई, यहाँ में फेरस की परमाणु की संख्या कितनी है, 2। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा। अच्छा, इसका बोल रहे थे तुम कमेंट में कि यहाँ पे 4 आएगा, भाई सही है, मैंने गलती हो गई थोड़ी सी बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है, ठीक। फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस, सब सही है ना। क्लियर भाई। भाई मैंने कमेंट देखा नहीं था, है ना, कमेंट मैंने देखा नहीं था, तो कोई बात नहीं, दिमाग में से निकल गया था। Fe2O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अच्छा तुम्हारे समझ में तो आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कर दिया मैंने करेक्शन। तो ऑक्सीजन संख्या कितनी नहीं, हाइड्रोजन संख्या कितनी बेटा, यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन संख्या कितने, 4। ये हो गया रूल नंबर सेकंड कंप्लीट। क्या होगा, रूल नंबर सेकंड कंप्लीट। इसके बाद अपने पास कहते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि इस अभिक्रिया में जिस भी तत्व के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है उसको अपन चुनते हैं। जिस भी परमाणु के तत्वों की संख्या सबसे अधिक है उसको अपन क्या करते हैं, चुनते हैं। तो चुनने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस अभिक्रिया को, इसको मिटाते हैं, इस सारणी को अपन मिटाते हैं। भाई ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है।
पॉज कर लेना भाई, रोक लेना जब वीडियो को, जब देख कर लिख लेना चाहिए जिसको लिखना है ना। बट मैं हिंदी में लिखवा नहीं रहा, वो ना क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा, दिक्कत तो कहीं होगी, दिक्कत लग जाएगी। अच्छा इसके बाद रूल नंबर थर्ड, क्या बेटा, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, रोल नंबर थर्ड दोबारा बता दो। ये कहता है कि इस अभिक्रिया में जिस भी परमाणु की, नहीं तत्व की परमाणु की संख्या सबसे अधिक है उसको अपन चुनते हैं। अच्छा अपन ने ये रिएक्शन लिखे थे, इसमें परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है, कितनी, 4 है। उत्पाद में कितनी बेटा, जब अपन ने सारणी बनाई थी अभी, उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी, परमाणु की संख्या 4 थी, तो ऑक्सीजन को चुनते हैं। क्या चुनते हैं, ऑक्सीजन को चुनते हैं। और टू ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ये रूल नंबर थर्ड बेटा, थर्ड, ठीक है। यहां वही बात लिखनी है अभिकारक में, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। अभिकारक इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, नहीं हिंदी में ले भाई, ले हिंदी में लिख दूंगा, ये ले ना बन रहा भाई, मैं अंग्रेज। अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या, क्लियर। यहाँ पर उत्पाद में अगर जो अपन पास प्रोडक्ट बनाए, इसमें जो परमाणु की संख्या है उसको लिखता है, उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या, क्लियर, समझ जाना भाई। उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या, अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए करते हैं, तो प्रारंभ में शुरुआत में कितने हैं, सबसे पहले देखते हैं कितने इसमें, यहां पर जल है, जल में कितनी संख्या बेटा, जल में है एक, कितने बेटा, एक। ऑक्सीजन संख्या कितने है, एक है। और यहां पर ऑक्सीजन संख्या कितने हैं, Fe2O4 में, मतलब फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन संख्या कितने हैं, 4 बेटा। Fe2O4 में ऑक्सीजन संख्या बेटा कितनी बताई गई, 4 बताई गई इसमें। अच्छा यहां देखो, यहां पर एक है, अब इसको लिखते हैं यहां पर संतुलित करने पर, ये लिखते हैं। अच्छा संतुलित करने पर यहाँ पर 4 है। हमेशा जब भी कोई भी इक्वेशन को अपन बैलेंस करेंगे, कोई भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करेंगे, तो जो डिजिट लगाएंगे, जो नंबर लगाएंगे, वो आगे लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में लगाएंगे, एडिशन में कभी नहीं लगाएंगे, मतलब प्लस में कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये बात क्लियर रखना। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नंबर लिखेंगे तो आगे लग सकते हैं, आगे मतलब गुणा में। यहाँ पर भी प्लस व्लस कहीं भी लगाकर नीचे नहीं लगा सकते, प्लस लगाकर नहीं लग सकते, सिर्फ मल्टीप्लाई में आगे नंबर लगाने हैं। तो यहाँ पर ये 4 है, क्या है बेटा, 4। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 4 है फेरिक ऑक्साइड में। इस 4 को यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करें, एक से साथ कितना गुणा करें, 4, और ये ऑलरेडी यहाँ पर 4 है ये। तो ये ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, कितने हो गई, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 4 हो गए, कितने हो गए बेटा, 4। अब अपन इसको मिटाते हैं, मिटा दे भाई। अच्छा इसके बाद इसको रिएक्शन को, जो ये पास रिएक्शन है, इसको अपन अब चेंज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, चेंज। इसको अपन इस तरह लिखते हैं हम, पहले तो मैंने पहले रोल में इसका लिए बॉक्स बनाए थे, इसको मैं बना देता हूँ इसी में, ये लो ये बॉक्स बना दिया, ठीक। अच्छा अब चेंज करते हैं बेटा, यहाँ 4 लगाया मैंने, गुणा किसके साथ किया है, H2O के साथ, तो यहाँ अपन को 4 लगाना है, क्या लगाना है, 4, और यहाँ 4 है ये। तो ये रोल नंबर थर्ड के बाद ये इक्वेशन जो रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह बन गई, ठीक है, ये मैंने लिख ली। अब लिखते हैं अपन रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 में कहता है कि इस ऑक्सीजन के बाद जो भी परमाणु की संख्या, जिस भी तत्वों के परमाणु की संख्या सबसे अधिक है उसको चुनते हैं। ऑक्सीजन काम कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा है, यहाँ पे किसकी संख्या ज्यादा है, ये हमारे पास अभिकारक है, मतलब पहले रिएक्टेंट में देखते हैं, यहाँ F की संख्या 1 है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या, देखो बेटा ये 4 है, ऑक्सीजन साथ भी गुणा है, तो इसलिए 4 एकम 4, मतलब ऑक्सीजन परमाणु संख्या 4 हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 दिन 8, मतलब हाइड्रोजन संख्या कितनी, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए भाई वही बनाएंगे, मैंने सार ने मिटा दें, गलत थी कर दे, तो दोबारा बना दे, कोई बात नहीं। फिर वही बात है, यहाँ पर अभिकारक में परमाणु की संख्या, ले भाई जमा जमा लिख रहा हूं, परमाणु की संख्या
क्लियर, इसको लिखते हैं LHS। ठीक है, इसके बाद उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, इसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। क्लियर ये बात? तो क्लियर है, ठीक है, आगे बात सुनना। इसको मतलब उत्पाद लिखा जाता है हमेशा RHS, मतलब सीधा हाथ की तरफ। अब हाइड्रोजन के लिए प्रारंभ में, शुरुआत में, और शुरुआत में देखो हाइड्रोजन में, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी 8 है। H2O में, मतलब H2O में कितनी 4 दूनी 8 है बेटा, यहाँ पे 8, और यहाँ पर कितने H2O में 2 है। हाइड्रोजन संख्या कितनी बेटा 2 है। अब मैंने बताया था तुम्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब जोड़ तो सकते नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी भाई, हाँ अगर मैं सोच रहा था माइक बंद हो गया, चलो कोई बात ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए संतुलित करने पर, इसको यहां पर लिख लेंगे बैलेंस करने पर, संतुलित करने पर। देखो 4 2 8, ये तो हो गई यहाँ पर 8, इसको किससे गुणा करते हैं, 2 को 4 से गुणा करते हैं, किससे 4 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर भी रिएक्टेंट में भी अपने पास संख्या आ गई 8, और प्रोडक्ट में भी संख्या आ गई कितनी 8, उत्पाद में भी 8, अभिकारक में भी 8, यानी हाइड्रोजन कंप्लीट, ऑक्सीजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, बचा एक फेरस। क्या बचा फेरस। अच्छा देखो बेटा, अब इसको ये अभिक्रिया है ना चेंज हो जाएगी। रोल नंबर 4 के बाद, यह रोल नंबर 4 है ये वाला, इसके बाद जो ये अभिक्रिया है इस सारणी के नीचे लिखी जाएगी ऐसे ही, लेकिन यहाँ क्या लगाना है अपन को 4 लगा देना है, क्योंकि हमारे पास किसे उत्पाद कितना से गुणा करा है 4 से गुणा करा है। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब बच्चा अपने पास फेरस, तो यहाँ फेरस लिख देंगे, वही बात है, इसको बस मिटा दो। अब ये सारणी अपने पास यही रहेगी। ठीक है ना, तो फेरस के लिए Fe के लिए प्रारंभ है, प्रारंभ है बेटा ये Fe है। Fe के लिए यहाँ पर Fe की संख्या कितनी है, रिएक्टेंट में मतलब अभिकारक में 1, और यहाँ Fe2 मतलब फेरिक ऑक्साइड में Fe2O4 में फेरस की संख्या कितनी है 2। अच्छा यहाँ पे संतुलित करने पर इसको तो एक साथ कितने गुणा करेंगे 2, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 2 ही है। ठीक है, यह रूल नंबर कौन सा है 4, रूल नंबर 4 कंप्लीट, कंप्लीट है भाई, रूल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका अपना। अच्छा रूल नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद अपने पास इसको फेरस की जो परमाणु की संख्या 2 बना दी, तो यहाँ पर कितने लगा देंगे 2। एंड में लास्ट में अपने पास जो रिएक्शन है ये निकल के आई है 2Fe प्लस में 4H2O और Fe2O4 प्लस में 4H2, यानी जितने भी परमाणु हैं इनकी संख्या बराबर हो चुकी। क्या हो चुकी बेटा, बराबर हो चुकी। तो लास्ट में बराबर हो चुकी अपने पास परमाणुओं की संख्या। तो लास्ट में एक बार चेक करेंगे, हमारे इनकी एक बार बड़ी सी सारणी और बना लेते हैं, है ना। चेक करेंगे हमारे, कैसे चेक करेंगे भाई, सबसे पहले यहां लिखेंगे अभिकारक में उपस्थित तत्वों, अभिक्रिया, अभिक्रिया सॉरी, अभिक्रिया में तत्व, उपस्थित तत्व क्या क्या है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अभिकारक उपस्थित तत्व में परमाणु, अभिकारक में उपस्थित, अभिकारक में उपस्थित परमाणु, यहाँ पे परमाणु भाई, यहाँ पे LHS, यहाँ पे उत्पाद में उपस्थित परमाणु, यहाँ पे RHS। अब देखो इनको कंपेयर करो, यहाँ फेरस में कितने हैं 2, अभिकारक में फेरस में 2, हाइड्रोजन में 4 2 8, हाइड्रोजन में 8, ऑक्सीजन में 1, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बेटा 1 नहीं सॉरी, ऑक्सीजन 4 है, 4 से 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या 4। अच्छा फिर देखो उत्पाद में, उत्पाद में फेरस की संख्या 2, ऑक्सीजन संख्या O4 4, और हाइड्रोजन संख्या 2, हाइड्रोजन संख्या 2 नहीं बेटा सॉरी, 4 2 8 मतलब 8।
अभिकारक और उत्पाद में जितनी परमाणुओं की संख्या है तत्वों की वो सब बराबर हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु की संख्या बैलेंस है, और बैलेंस होने के मारे अब इसको कहेंगे अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण ये विधि कहलाती है बेटा हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि कहलाती है? हिट एंड ट्रायल विधि। मैं यहां लिख देता हूं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि जो ये अभिक्रिया संतुलित करने के लिए हमने पैटर्नर अपनाया था, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। से बस बात है, ज्यादा बड़ी बात तो है ना। ये जितने भी अपन ने कोशिश करी, जितने भी सामने बनाए, ये सब एक विधि के अलावा हिट एंड ट्रायल विधि। अब लास्ट टाइम जब हम पास प्रोडक्ट बन गया तो इसको दर्शाने के लिए मैंने बताया था जैविक पदार्थ बने इनको दर्शाने के लिए इनकी अवस्था दर्शाते हैं, और अवस्थाओं को किससे दर्शाते हैं? सिंबल से दर्शाते हैं। जैसे सॉलिड अगर कोई बना है, सॉलिड बना है, सॉलिड बना है तो इसको लिखेंगे बेटा स्मॉल एस। अगर मान ली ये सॉलिड है तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? पीछे स्मॉल एस। और अगर मान लो कोई लिक्विड बना है, लिक्विड बना है बेटा, लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड है तो स्मॉल एल। क्या लगाएंगे बेटा? अगर जल बना है, पानी बना है तो पीछे क्या लगाएंगे? स्मॉल एल। और अगर मान ले तो गैस बनी है, गैस के लिए लगाएंगे बेटा स्मॉल जी। क्या लगाएंगे? जी। और अगर मान लो जल बना है, H2O जल बना है, तो इसके लिए लगाते हैं बेटा, जल में कोई प्रोडक्ट बना है एक्यू, एक्वा मतलब जल मिला हुआ है, उसमें कुछ लगाएंगे एक्यू। ठीक है। अब जैसे यहाँ गैस बनी है तो बेटा इसको तीर सिंबल निशान को पर लगा सकते हैं, और यहाँ स्मॉल जी भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ। हिट एंड ट्रायल तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। इतना आज के लिए बहुत। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ समझाया है, शायद कहीं कहीं आपको समझ में आया होगा। और भाई अपनी जो वीडियो ने देखा करो, है ना, जैसे अपना साइंस में नंबर अच्छा लग जावा और अच्छे समझ में आ जाओ। समझने की बात है, सब कुछ दिमाग में बैठ जाओ कि ये चीज ऐसे होती है। तो ठीक भाई, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं राहुदास और LI आप देख रहे हैं LI02 पे। अच्छा एक बात और, LI02 पे आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ छोटी मोटी जितनी भी एजुकेशन की वीडियो है, जहां तक हो सकेगा वो सब कुछ देंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।